टाइगर को जिंदा पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, पर अब इसी टाइगर को बिहार झारखंड के लोग दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। खैर छोड़िए दोस्तों ये सब बात को। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे चीन के लतखोरई पे। लतखोरई का मतलब है लात खाने वाला काम करना। तो चीन बहुत ही ज़्यादा भैया लात खाने वाला काम कर रहा है। फिर से किसी और के ज़मीन को अपना बता रहा है, पर इंडिया के ज़मीन को नहीं, वो जापान के ज़मीन को अपना बता रहा है। जापान का एक आइलैंड है शिनकाकू आइलैंड। वो आइलैंड जो है ओकिनावा द्वीप समूह का एक हिस्सा है जो कि जापान में पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली शिनकाकू किस में पड़ा? जापान में पड़ा। चीन क्या कह रहा है? चीन कह रहा है कि ये जो है ना शिनकाकू आइलैंड, ये जो है ये जापान का है, सॉरी चीन का है। अब भैया मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है कहीं कि कभी भी इन दोनों देशों में लड़ाई हो सकती है। अब आप बोल रहे होंगे बुड़बक है, कहा कुछ भी बोल रहा है, लड़ाई कैसे हो सकती है? लड़ाई इसलिए हो सकती है भैया कहीं के लिए इन दोनों देश का जो इतिहास है ना वो बहुत ही खराब है। दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, दोनों के नागरिक एक दूसरे को मार देना चाहते हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत दर्दनाक इतिहास है, जिसके चलते चाइना और जापान का लोग जो है ना वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहता, एक दूसरे को मार देना चाहता है। चलिए पहले चलते हैं इतिहास की तरफ, जानते हैं इतिहास क्या है इन दोनों का। तो भैया एक हर्बिन स्टेट है चाइना में, और हर्बिन स्टेट का एक शहर है पिनफेन। 1938 का बात है। 1938 उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था, और 1938 में पिनफेन में कुछ लोग आए और कुछ लोग आके वहाँ पे कंपाउंड बनाने लगे। कंपाउंड की ऊंची ऊंची लंबी लंबी दीवारें थी, और उस कंपाउंड के अंदर करीबन 150 बिल्डिंग थी, कुछ स्लटर्स हाउस थे, और लाश जलाने के लिए भट्टियाँ रखी हुई थी भैया। और उस कंपाउंड के बाहर में लिखा होता क्वांटम आर्मी का पानी और महामारी बचाव संग्रहालय। क्वांटम आर्मी जापान आर्मी की सबसे मुख्य आर्मी थी, सबसे मेन आर्मी थी, और वो संग्रहालय रखा गया था। और संग्रहालय ऐसा रखा गया था कि लग रहा था कुछ ना कुछ जापान छुपा रहा है। कारण था कि उस संग्रहालय के अंदर, मतलब उस कंपाउंड के बाहर, एक तो गड्ढे खोदे हुए थे, बहुत अंदर 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 तक बहुत गहरे गड्ढे खोदे हुए थे। गड्ढे खोदने के बाद गड्ढे के चारों तरफ जो थे वो दीवार हाई वोल्टेज तार से वो बिल्डिंग को घेरा गया था। हाई वोल्टेज तार गड्ढा, इसका मतलब कुछ ना कुछ जापान छुपा रहा था। और इस मिस्ट्री का, और ये जो मिस्ट्री थी ना, ये मिस्ट्री छिपी हुई थी दो ब्लॉक में, ब्लॉक 7 और ब्लॉक 8। ब्लॉक 7 और ब्लॉक 8 में कुछ सीक्रेटली काम चल रहा था। इतना वो काम सीक्रेट था कि वहाँ उसमें जो काम हो रहा था वो बाहर वाले लोगों को खबर ही नहीं थी। बाद में मालूम चला, आफ्टर द वर्ल्ड वार, बाद में मालूम चला कि वो जो ब्लॉक 7 और ब्लॉक 8 था वो था प्रयोगशाला, और वो प्रयोगशाला किसी और का नहीं था, वो प्रयोगशाला था यूनिट 731। यूनिट 731 जो है ना भैया, यूनिट 731 उस समय का जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन बनाते थे। बायोलॉजिकल वेपन मीन्स जो वायरस बनाते थे। अभी जो कोरोना वायरस, क्या पता वो कोई बनाया हो या ना बनाया हो, पर उसी टाइप के कोई ना कोई वायरस बनाते थे। उस समय कोरोना वायरस था नहीं, उस समय लोग बनाते थे प्लेग के टिश्यू को बहुत ज़्यादा नंबर्स में बनाया जाता था। प्लेग, एंथ्रेक्स, हैजा, इन सब के जो टिश्यूज थे ना, इनको बहुत ज़्यादा नंबर्स में वहाँ पे बनाया जाता था। तो यूनिट 731 जो थे इन सब टिश्यूज को बनाते थे बड़े बड़े बहुत ज़्यादा नंबर्स में, और इन टिश्यूज को जो थे वहाँ के जो कैदी थे उनके ऊपर इनका प्रयोग करते थे, और देखते थे कितने समय में ये कैदी जो थे वो मर जाते हैं। उन कैदियों के मरने के बाद उनको तुरंत जलाया जाता था ताकि उनसे संक्रमण इन फौजी भाइयों लोग को, जापान के फौजी भाइयों लोग को ना हो। अब यूनिट 731 इसी टिश्यूज को लेके एक बम बनाया जिसका नाम था क्ले बम। क्ले बम में था ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ भरा हुआ था टिश्यू। किस चीज़ का टिश्यू? प्लेग का टिश्यू। और ये एक बम में ये 30,000 टिश्यू भरे गए थे। यानी एक बम है, अगर एक क्ले बम है उसमें ऑक्सीजन और 30,000 प्लेग के टिश्यूज भरे हुए हैं। और इस क्ले बम को कम ऊंचाई पर उड़ने वाले जापानी जहाज़ों से चाइना के छोटे छोटे गांवों पे फेंका जाता था। इससे वहाँ उस गांव में महामारी फैलती थी, साथ ही साथ वहाँ का जो पानी था वो पीने लायक नहीं रहता था। ये सिर्फ क्ले बम तक ही नहीं सीमित रहे, इन्होंने 30 लाख चूहों को पकड़ा और उस पर रिसर्च किया और उसके अंदर प्लेग का टिश्यूज डाला,
और उस 30 लाख चूहों को चाइना के अलग अलग गांवों पे छोड़ा, जिससे प्लेग की बीमारी और भी ज़्यादा फैल गई। तो ये जो था, इसी कारण से जापान और चाइना के बीच कभी भी मित्रता हो नहीं सकती। जापान ने चाइना का बहुत ही ज़्यादा बैंड बजाया, जिसके कारण से ये दोनों देश एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है, और इस वजह से इन दोनों के बीच कभी भी वॉर हो सकता है। किसी भी रीजन में, किसी भी रीजन के चलते इन दोनों कंट्रीज के बीच कभी भी वॉर हो। और इस बार ये झगड़ा किसी खास द्वीप के लिए, जिस द्वीप का नाम है शिनकाकू। जापान के लोग इसे शिनकाकू कहते हैं और चाइना के लोग इसे कहते हैं दियाओयू। और दोनों का ये मानना है कि ये जो द्वीप है ये इनके कंट्री का, यानी चाइना बोलते हैं कि ये द्वीप चाइनीज है और जापानीज कहते हैं ये द्वीप जापानीज है। सबसे पहले जानते हैं कि ये द्वीप समूह है कहाँ पे। शिनकाकू आइलैंड ताइवान के उत्तर पूर्व ईस्ट चाइना सी में पड़ता है। अब जानते हैं इस द्वीप समूह की इतनी खासियत क्या है, जिसके वजह से ये दो कंट्री एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये द्वीप समूह तो सबसे पहले फिशिंग ग्राउंड यहाँ पे है। फिशिंग ग्राउंड का मतलब है जहाँ मछलियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती हैं, जहाँ से मछलियाँ पकड़ी जा सकती हैं। साथ ही साथ ये जो द्वीप समूह है, ये द्वीप समूह ब्रिजियस पोर्ट के बीच में आता है, मतलब जहाँ से लोग जहाज लेके जाते आते हैं वहाँ पे ये द्वीप समूह पड़ता है। और तीसरी सबसे खास बात ये है कि पूरे के पूरे चाइना सी में सबसे ज़्यादा नेचुरल ऑयल और मिनरल्स अगर पाया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी द्वीप समूह पे पाया जाता है। और जब से चाइना जाना है कि यहाँ पे मिनरल्स और ऑयल पाए जाते हैं, तब से चाइना की नज़र इस द्वीप समूह पे पड़ी हुई है। अब चलिए जानते हैं कि दोनों के दावे क्या हैं इस द्वीप समूह को लेकर। तो जापान का ये दावा है कि जापान ये बोलता है कि 19वीं सेंचुरी में जापान इस द्वीप समूह पे आया। 10 साल का उन्होंने यहाँ पे रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद 14 जनवरी 1895 में जापान ने इस द्वीप समूह पे अपना झंडा गाड़ लिया। और तब से जापान बोलता है कि ये द्वीप समूह उनका है। ये पहले ऐसे ही चलता था, जिस भूभाग पे जिस कंट्री का झंडा होता था वो भूभाग उस कंट्री का कहला जाता था। फिर बाद में 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 जापान जो है वो बुरी तरीके से हार जाता है। हारने के बाद एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी। उस ट्रीटी के दौरान 7 आइलैंड, जिसमें एक ओकिनावा आइलैंड भी था और जिसके अंदर आता था शिनकाकू द्वीप, वो सातों के सातों द्वीप अमेरिका और इंग्लैंड के हाथों में देख रेख के लिए चले जाते हैं। फिर 1971 तक वो सातों के सातों द्वीप इन दो कंट्रीज के हाथ में रहते हैं। 1971 में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसका नाम था ओकिनावा डाइवर्जन एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट के बाद वो ओकिनावा प्रांत जो है, साथ ही साथ शिनकाकू आइलैंड भी जो है वो जापान के हाथों में दे दिया जाता है। और ये भी एक दावा है जापान का कि हाँ, ये शिनकाकू जो द्वीप है वो सिर्फ और सिर्फ जापान का है। तो ये तो था जापान का दावा। अब चलिए चीन के दावे की तरफ बढ़ते हैं। चीन का दावा जापान से भी बहुत साल पहले का है। चीन का दावा ये है, चीन कहता है कि पहले ताइवान पे जो था वो चीन कंट्रोल करता था, चीन उसका प्रबंधन देखता था और ताइवान के हिस्से में था शिनकाकू। फर्स्ट साइनो जापान वॉर 1895, उस वॉर में चाइना को हार मिलती है और चाइना को हार मिलते के साथ जापान उसका जो हिस्सा है ताइवान उसको ले लेता है और साथ में चल जाता है उसके हाथ में शिनकाकू आइलैंड भी। और फिर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 1945 में सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी के बाद वापस से जो ताइवान है वो चाइना के हाथों में आ जाता है। पर यहाँ से चाइना ये बोलती है कि ताइवान तो उनके हाथों में आया पर शिनकाकू आइलैंड उनके हाथों में नहीं आया। और यहाँ से चाइना का दावा होता है कि शिनकाकू जो है वो उनका भूभाग का एरिया है। खैर फिलहाल 2 महीनों से दोनों कंट्रीज के बीच टेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। चाइना हर समय अपना नेवल फोर्स शिनकाकू आइलैंड के आसपास भेजती रहती है, जिसके प्रोटेक्शन में जापानीज अपने नेवल फोर्स को लगाए हुए हैं। साथ में साथ चाइना को ये भी ध्यान में देना होगा कि जापान जो है वो बिजनेस पार्टनर है अमेरिका का। और साथ ही साथ 1960 में अमेरिका ने एक ट्रीटी साइन की थी जापान के साथ कि जापान पे खतरा यानी अमेरिका पे खतरा। तो चाइना अगर जापान से पंगा लेता है तो यानी वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों
सूरतों में अमेरिका से पंगा ले रहा है, ये बात चाइना के दिमाग में रखनी होगी। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। भैया 14 कंट्री है, 14 कंट्री से चाइना का जो है ना वो बाउंड्री के लिए डिस्प्यूट चल रहा है। हर एक कंट्री को ये पंगा ले रहा है हर एक कंट्री से। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि सारे कंट्री मिलकर अच्छे से इसको थूड़ दे, जिनपिंग की थी माँ बहन एक कर दे भैया, तभी ये औकात में आएंगे। चाइना बहुत आगे बढ़ते जा रहा है, हद से ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहा है। जापान के ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो घेर के बैठे हैं कि आओ ना भाई बढ़िया से। तो खैर ये सब घटना से ये तो मालूम चल गया कि चाइना जो है वो लतखोर है। चाइना को लात खाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और जब तक चाइना लात नहीं खाएगा तब तक चाइना नहीं सुधरेगा। दोस्तों आपको अगर ऐसी ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल में थोड़े बहुत मजाकिया ढंग से मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर करता हूं। तो प्लीज़ 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 आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करें। मुझे उम्मीद है जापान जो है वो चाइना का बैंड बजा ही देगा। धन्यवाद।